या नमस्ते दोस्तों। नमस्ते। मैं मैं रश्मि साबळे। मैं एक नाट्य कलाकार हूँ और हूँ एक कला प्रेमी, एक साहित्य प्रेमी। इसलिए जब भी मैं आती हूँ, आपके साथ जुड़ती हूँ, तो मैं लाती हूँ आपके लिए एक कवि या एक नाट्य कलाकार या एक कहानीकार। आज हमारे बीच हैं कर्नल वसंत बल्लेवार, जिनका पेन नेम है तीर और ये पुणे के सुप्रसिद्ध हिंदी और मराठी के कवि हैं। इनके बारे में मैं क्या बताऊं? 4-5 साल पहले की बात है, जब मैं एक कविता ढूंढ रही थी गणपति के दौरान, तब मैंने इनकी एक कविता पढ़ी, विसर्जन कर दो। और तब से जैसे इनकी हर कविता मुझे प्रोत्साहित करती है और मुझे ही नहीं, कई पढ़ने वालों को, क्योंकि मेरी उनसे जब बात होती है तो वो यही कहते हैं कि इनकी कविताएं जीवन के बहुत करीब हैं। इनकी कविताओं के विषय वो होते हैं जो शायद वो अपनी जिंदगी में देख चुके हैं। तो आज का कार्यक्रम स्टार्ट करने से पहले मैं इनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। कर्नल वसंत बल्लेवार जी, इनका जन्म चंद्रपुर जिले के सिंदेवाही गांव में एक किसान परिवार में हुआ। वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं समाज सेवक श्री रामचंद्र और श्रीमती अनुसुईया बल्लेवार के सुपुत्र हैं। और इनके यहाँ जब स्वतंत्र संग्राम के दौरान इनके पिता को ब्रिटिश शासन ने कई बार जेल में डालकर कठोर यातनाएं दी और शायद इसीलिए इनकी कई कविताओं में इसका जिक्र भी है। और इन्होंने जो 12वीं कक्षा के बाद इन्होंने नागपुर के पशु चिकित्सा महाविद्यालय से स्नातक किया। ये तो इनका ये परिचय है जो शायद हर कोई जानता है, लेकिन इनका जो असली परिचय है, जो इनका साहित्य का जो जीवन है, वो आज हम इनके मुंह से सुनेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हम जानना चाहेंगे आपका सफर एक कवि के रूप में, एक साहित्य प्रेमी के रूप में। सर, आपका स्वागत है और ये स्टेज आपका है। आज आपको ही सब कुछ बताना है अपने इस सफर के बारे में। कब आपने लिखना चालू किया, क्या कौन सी चीजें थी जिसने आपको प्रोत्साहित किया? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है आपकी कलम तब उठती है जब देश में कोई ना कोई एक विशेष घटना घटित होती है। सच कहूं तो कभी कभी मैं समाचार पत्र भी नहीं देखती, डायरेक्ट आपकी कविताएं पढ़ती हूँ कि हाँ, ये जरूर घटित हुआ है। तो सर, स्टेज आपका है, माइक आपका है। थैंक यू सो मच। सबको नमस्कार मेरा। और रश्मि जी, आपने आज मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया है, मैं एक विलेज बैकग्राउंड से हूँ, सैन्य किसान का पुत्र हूँ। और बचपन से ही मैंने समाज में, विशेष करके रूरल एरिया में, गांव में किस तरह की जिंदगी होती है वो देखी है। और ये शायद भगवान ने मेरे लिए जो रास्ता जो ये किया था, उसी के ऊपर मैं वहाँ से पढ़ाई के द्वारा बाहर आया और सैनिक अधिकारी बना। 33 वर्ष मैंने भारतीय सेना में नौकरी की, कर्नल के रैंक में रिटायर हुआ हूँ। और उसके बाद भी मेरे जीवन में कुछ ऐसा बदलाव आया है, जिसकी वजह से मैं आज जहाँ पर बैठा हूँ, वो भी एक प्रभु की इच्छा ही थी, उनका दिया हुआ टास्क था, जिसमें मैं मेरे डिसेबल्ड जवान जो होते हैं सिक्योरिटी सर्विस कर के दौरान, कुछ कुछ वजह से ऑपरेशंस के दौरान या एक्सीडेंट में जो हताहत होते हैं, उनको फिर से पुनर्वसन करना, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देना, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना, आत्मनिर्भर बनाना, ताकि अपनी वो उर्वरित जिंदगी है बहुत अभिमान से और अपने बलबूते पर जी सके। यहाँ पर इस पद पे आने की एक वजह ये भी है, मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं काउंसलिंग साइकोलॉजी में। उसके साथ ही मैंने पीएचडी कर रखी है जेनेटिक्स ब्रीडिंग में, और मैं डीआरडीओ में भी साइंटिस्ट के तौर पर काम किया हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा हूँ। आर्मी के अलग अलग जगह में फॉर्मेशंस में काम किया है। बहुत अनुभव है, स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और काफ़ी कुछ किया हूँ।
रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, थीसिस लिखे हैं। ये बताने का मकसद ये है कि मैं पेन से और कागज से बचपन से जुड़ा हूँ। और लिखान करना या कोई पेपर लिखना ये मेरे लिए नई बात नहीं है, और स्वाभाविक है जब आप कुछ लिखते हो तो आपको पढ़ना भी पड़ता है, क्योंकि जब तक कुछ आप पढ़ोगे नहीं तब तक लिख नहीं पाओगे। तो ये सबका एक बहुत बड़ा सुंदर मिश्रण है मेरे अंदर, और उसकी वजह से मैं यहाँ तक आया हूँ। और विशेष बात, आपने जो एक सवाल प्रश्न पूछा कि मेरा साहित्य के साथ संबंध कैसे आया, तो मैं बिल्कुल यह मानता हूँ और इसको मैं अपनाता भी हूँ, इस सत्य को, कि मैंने कभी भी जीवन में कभी कविता नहीं लिखी थी। बट सद्भावना मेरे पास, समाज के प्रति भावना और ये जरूर थी। और कविता लेखन मेरे, इसमें कविता पढ़ता जरूर था, विशेष करके प्रेमचंद जी की कविता, गुलजार जी की कविता बहुत मुझे, उनका एक सिंप्लिसिटी की वजह से मेरे दिल के करीब है, पढ़ता हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन लिखने की शुरुआत मेरी इस संस्था में आने के बाद हुई, जब मैंने सैनिकों का, डिसेबल्ड सोल्जर्स का दर्द देखा, अ, उनकी उनकी फैमिलीज का जब मैंने देखा, स्ट्रेस लेवल, उनकी परेशानियां, तब शायद मेरे मन के अंदर जो एक इमोशनल सेंटर है वो एक्टिवेट हुआ। और कविता एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसमें आप कम शब्दों में अपनी पूरी भावना व्यक्त कर सकते हो। जी। एक स्टोरी के लिए आपको एक पूरा नॉवेल लिखना होता है, बट जब आप एक कविता के माध्यम से लिखते हो तो वो भावना और बहुत प्रभाव के साथ कम शब्दों में, एक या दो पेज में, आप वास्तव जो पढ़ने वाले थे उन तक पहुंचती है। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा माध्यम डेवलप हुआ। और अब कविता लिखना यानी उसमें लय आनी चाहिए, उसमें शब्द बहुत सही होने चाहिए। मैं खुद संगीतकार हूँ, म्यूजिक कंपोज करता हूँ, गाता हूँ, इंस्ट्रूमेंट्स बजाता हूँ अलग अलग। तो लय का एक स्वाभाविक स्वाभाविक गुण मेरे अंदर था, और उसी की वजह से मैं ये कविता का आसान मार्ग लिखा, साहित्य में लिखना शुरू कर दिया। और अलग अलग विषय पे मैं ऑब्जर्वेशनल पोएट्री करता हूँ। काल्पनिक कविताएं मेरे बस में नहीं है। मैं कभी कभी बहुत भारी कविताएं पढ़ता हूँ, बिल्कुल फूलों के सही। ऊपर, नदियों के ऊपर, राइट। तो वो क्षमता मेरे में नहीं है। जो मुझे सामने दिखता है उसके ऊपर मैं कविता लिखता हूँ, और मेरे विचार मैं बेधड़क उसमें अ, व्यक्त करता हूँ। जैसे आपने जिक्र किया था विसर्जन का, जी। जो मेरी कविता थी विसर्जन, गणेश विसर्जन के ऊपर, बहुत हुँ, सिंपल है उसमें। जी, उसमें विसर्जन के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए, जी, वाटर पोल्यूशन का भी ध्यान रखना चाहिए, और इस तरह से एक मैसेज उसमें दिया है। जी। साथ में विसर्जन सिर्फ मूर्ति का नहीं होना चाहिए, अपने अंदर जो यस, बुराइयां होती है, अपने अंदर जो बिल्कुल। बुराइयां होती है उसका भी विसर्जन होना चाहिए। एक वो एक वो हुँ, सांकेतिक विषय है कि वो गणपति की पूजा करना और उसका विसर्जन करना, तो वो ऑब्जेक्टिव वे में नहीं होना चाहिए, वो अपने अपने अंदर भी अ, अपनाना चाहिए। तो ऐसी कविता है, कई है मैंने, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है उनके ऊपर कविता लिखी है। और वो हमें आईना दिखाते हैं। हम चाहे कितने बिल्कुल। भी तरक्की कर ले, लेकिन जब चौराहे पे जो बच्चे होते हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन, वो जब हुँ, दिखते हैं तो हमें हमें अपने समाज का आईना दिखता है। जी। वो बल्कि हमें दिखाते हैं। एक यह कविता है। हुँ, हुँ। और मैंने एनिमल्स के ऊपर कविता लिखी है, डॉग्स के ऊपर लिखी है। जी, एक बहुत अच्छी कविता इंग्लिश में है, वो मैं इंग्लिश में भी कविता लिखता हूँ। जी, आज तक मैंने 217 कविताएँ लिखी है। और जी। बढ़िया। मराठी में, इंग्लिश में, मैंने एक बात नोटिस की है कि ऐसा नहीं कि कविता इज़ नॉट ए ट्रांसलेशन, राइट? ऐसा नहीं है कि आपने एक मराठी में कविता लिखी, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दो, ऐसे हो नहीं सकता। जी, वो भावना बिल्कुल सही। की उसी भाषा के शब्द आना ज़रूरी है। जी, तभी उसमें भावना, अदरवाइज़ इट्स अ ट्रांसलेशन। तो एक बिल्कुल ये भी सही। अनुभव उसमें मैंने हासिल किया है। जी, तो ये इस तरह से मेरा दौर है। और
मैं चल रहा हूँ, लिखता हूँ, आप मेरी कविता पढ़ते हैं, मुझे जी, बहुत जी। अच्छा लगता है कि कोई तो मेरी कविता पढ़ के समाज में जो मेरा उद्देश्य है वो जी। पहुँचा रहा है। सर, मैं एक छोटी-सी बात कहना चाहूँगी कि मैं ही नहीं हूँ, न जाने कितने पाठक हैं या कितने लोग हैं जो कविताओं को पसंद करते हैं, जो खुद नहीं लिख पाते हैं, वो आज के कवियों में वो चीज़ें ढूँढ रहे हैं और आपकी कविताओं में वो चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि मैं भी ऐसे ही आप तक पहुँची हूँ, आपकी कविताएँ पढ़-पढ़ कर, और जब मैं आपकी कविताएँ पढ़ती हूँ, मैं ही नहीं, मैंने और लोगों से भी बात किया है, ये तब की बात है जब आपकी इस पुस्तक का विमोचन हो रहा था। तब इस प्रोग्राम के बाद ये आपकी हाल ही में आई पुस्तक है, उन लम्हों को मैं लिख लेता हूँ। और जब इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के बाद मैंने कुछ लोगों से बात की, तो उनमें मुझ जैसे कई मिले, जिन्होंने आपकी 1-2 कविताएँ, 4-5 कविताएँ आपके फ़ेसबुक के पेज पर पढ़ी हुई हैं और तब से वो प्रभावित थे और वो चाह रहे थे कि आप पुस्तकें निकालें। क्योंकि पुस्तक एक ऐसी चीज़ है ना सर, कि यहाँ पर हमें खज़ाना मिल जाता है। हमें बार-बार फ़ेसबुक पे नहीं जाना पड़ता, हमें इंस्टाग्राम पे नहीं जाना पड़ता। हम ये हाथ में लेके, चाहे ट्रेन हो, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे कोई बागीचा हो, वहाँ पर बैठकर आपकी किताबें हम पढ़ लेते हैं। और सर, ये जो किताब है, ये शायद मैं अभी पूरी नहीं पढ़ पाई हूँ, लेकिन जितनी बार भी पढ़ती हूँ, जैसे आपने बहुत खूबसूरती से हर विषय इसमें लिखा है सर, जैसे अनुभाग लिखा है, वीरता पर लिखा है, राजकीय और सामाजिक मसलों पर लिखा है, नारी शक्ति पर लिखा है, फिर भक्ति भाव में हल्के-फुल्के लम्हे भी आपने लिखे हैं, तो कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे आपने छोड़ा हो। तो मैं जानना चाहूँगी सर कि कोई ऐसी कविता तो होगी जो अभी हाल ही में आपने लिखी है और आपके दिल के करीब है, तो उसके बारे में कुछ बताइए? यस, मैं असल में कविता तो ऐसा विषय है कि ये अगर आप सोचे कि मैं इस विषय पे कविता लिखना चाहता हूँ या चाहती जी, हूँ, जी। तो वो कविता नहीं आती। कभी-कभी हुँ, तो ऐसा लगता है कि मेरे मस्तिष्क के अंदर का जो स्टॉक है वो खत्म हो गया। 2-3 महीने हुँ, तक ऐसा लगता है कि अरे पता नहीं क्या मेरा ये लिखने का हुनर कहीं परमेश्वर ने वापस तो नहीं ले लिया। तो ऐसा शक आता है मन में। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके पास एक के बाद एक कल्पना आती रहती है और कल्पना जो आपके सराउंडिंग से आती है। जैसे हुँ, मैंने ज़िक्र किया था स्ट्रीट चिल्ड्रन का और हुँ, आज आपने जो एक बार एक कविता लिखी थी मैंने बरगद के पेड़ के ऊपर जी, वड कोशाला मराठी में कविता है जी, वो और वो कविता 3 मिनट में आ गई थी बिकॉज़ मैंने ज़िंदगी में पहली बार एक हाँ, अच्छे खासे पेड़ को वो जी, आवाज़ होते कड़-कड़, कड़-कड़ जो आवाज़ आता है और उसको हुँ, गिरते हुए देखा और 1 मिनट में उसका अस्तित्व नष्ट हो गया जैसे हुआ था। तो ओह! उस पर एक बहुत सुंदर मुझे हुँ, मेरे बहुत अच्छी लगती कविता मैंने लिखी हुई और बहुत आई थिंक 5 या 10 मिनट में हुई। कोई-कोई हुँ, कविता काफ़ी दिन लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं कि अ, उसके विषय मंथन दिमाग में चलते रहता है उस शब्दों के बारे में। और मैं मेरी एक लिखने की शैली ये है कि मैं जभी भी कोई कल्पना आती है, जी। चाहे वो रात हो, दिन हो, सपने में भी अगर मैंने कुछ इंसिडेंट्स देख लिया तो मैं एक डायरी में नोट कर लेता हूँ। सर, सो इसका दैट ज़िक्र आपने किया था, मैं वो ज़रूर सुनना चाहूँगी और चाहूँगी कि आप साझा करें हमारे जो दर्शक हैं। यस, यस, यस। हाँ, तो वो विचार जब आता है ना कि विचार एक ऐसी चीज़ है जो पानी जी, की तरह है। हुँ, वो अगर उसको आपने पकड़ा नहीं तो निकल जाएगा। तो वो उस बिल्कुल विचार स को मैं नोट कर लेता हूँ और उसके उस कल्पना का क्या है, कारण क्या है, वो भी लिखता हूँ। सो व्हेनेवर एंड आफ्टर दैट वो मेरे मन के अंदर एक सुप्त जी, अवस्था में बढ़ते रहता है, इन्क्यूबेट होते रहता है मेरे मन के अंदर वो विषय। बिल्कुल सही। हुँ, और वो विषय को मैं बार-बार टच करता हूँ और जी, उसके ऊपर लिखते रहता हूँ। अभी मैंने एक हाल ही में कविता लिखी हुँ, हुँ, जो अभी राम अयोध्या टेम्पल में जो फ्लैग होस्टिंग हुई ध्वज जी, बिल्कुल सही, तो हाँ। उस कविता का काफ़ी दिनों से ज़िक्र चल रहा था। हुँ, हुँ, अ, हुँ, तो ये आया अल्टीमेटली द डे ऑफ कंप्लीशन एक एक आपने जो अचीव किया है फ्लैग होस्टिंग इज़ अ फाइनल ये एक होता है कोई चीज़ की अचीवमेंट के बाद होता है फ्लैश हम किसी जी,
इसको जीतते हैं, हाँ। इवेंट जब हम फ्लैग होस्ट करते हैं, तो हुँ। उसका स्ट्रगल जो था, वो स्ट्रगल कब जी। से था? तो वो स्ट्रगल के ऊपर पूरा एक 6-7 पैराग्राफ्स का लिखा है, तो वो बहुत मेरे दिल के करीब की कविता है, और जिसमें जिस तरह से मैंने महसूस किया उस जी। कविता को लिखते हुए, और जी। मैंने मेरे लास्ट पैराग्राफ में लिखा है कि ये जो हाथ काँप रहे थे जी। जननायक, हाथ मेरे जी। भी थे। जी। उनके आँखों से जो आँसू आँसू निकले थे, वो आँसू मेरे जी। भी थे। तो एक मेरा एक पर्सनल कनेक्ट जी। जो विषय के साथ में मेरे मन जी। से, तो आई थिंक मेरे आई विल से कि ये मेरे शायद मेरे जीवन की सबसे अभी तक की सबसे बेहतरीन कविता है। सर उसकी बिल्कुल सही सर, उसकी कुछ लाइनें मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी क्योंकि मैंने वो निकाल के रखा है और मैंने आपसे कहा कि सर हाँ, ये कहीं न कहीं लोगों तक पहुँच रही है और लोगों के मन में ये था जो आपने कविता के रूप में हमें दे दिया। वो ध्वज जंजीरों से बंद था, या अधर्म से अपमानित हुआ, सदियों तक संघर्ष चला जनमानस का तब रक्त बहा, उस रक्त से धरती लाल हुई। जब वह ध्वज लहराने लगा जब वह ध्वज लहराने लगा, धरती में कंपन सा छा गया। माँ भारती गदगद हो उठी, जननायक की आंखें नम हुई और कई भारतीयों की भी हुई होंगी सर, यस, यस। ज़रूरी नहीं है। जननायक की आंखें नम हुई, पलकों पर आंसू थरथराने लगे, उनकी उँगली भी काँप उठी। वो उँगलियाँ भारतवर्ष की थीं। बहुत ही गहराई लिए हुए ये पंक्तियाँ हैं सर कि वो उँगलियाँ भारतवर्ष की थीं, वो उँगलियाँ मेरी भी थीं, वो आँसू परम हर्ष के थे, वो आँसू मेरे भी थे। वो ध्वज था सनातन सनातन आस्था का, अब फिर से लहराने लगा। वो ध्वज था सनातन आस्था का, अब फिर से लहराने लगा। बहुत खूब सर, इतने बड़े इवेंट को आपने इतनी सरलता से हम तक पहुँचा दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और मैं बारंबार जो कवि हैं हमारे आज के, उनका इसलिए धन्यवाद करती हूँ कि जो समाज में हो रहा है, जो आज हो रहा है, वो ही हम तक पहुँचा रहे हैं। आप उनमें से एक हैं सर और मैं हमेशा से कहती हूँ कि आपकी जो कविताएँ हैं, बड़े गर्व के साथ कहती हूँ कि हर घर तक पहुँचनी चाहिए, हर उस पाठक तक पहुँचनी चाहिए जो ज़िंदगी जीना चाहता है, जो आज समाज में क्या हो रहा है वो जानना चाहता है। तो सर अब आगे आपका क्या क्योंकि मैं अभी आपका एक पटल है सक्षम करके जो आपने ओपन माइक प्लेटफ़ॉर्म चालू किया है जिसमें जितने भी कवि हैं आज के, जो आज लिख रहे हैं, उन्हें आपने बहुत अच्छा स्टेज दिया है। उसके बारे में भी कुछ जानना चाहूँगी क्योंकि ये जो स्टेज है मैं खुद इसका हिस्सा हूँ, तो मैं जानती हूँ कि कितने उत्साहित होकर जो कवि हैं आज के वो आते हैं और इतने अच्छे माहौल में अपनी कविताएँ साझा करते हैं हम लोगों के साथ। तो ये आपके दिमाग में कैसे आया? मतलब कैसे आपने सोचा कि मुझे ये चालू करना चाहिए? क्योंकि उसमें कई जो सोल्जर्स भी हैं, उनके परिवार वाले भी हैं, जिनके पास एक ही खज़ाना है सर अनुभव का और वो या अपनी कविताओं के रूप में ला रहे हैं बाकी के लोगों के साथ। तो सर इसके बारे में ज़रा कुछ बता दीजिए और अगला कार्यक्रम कब होने वाला है ये भी बता दीजिए? यस, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, जी, और ये जानना भी चाहिए। जी, मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है, मैं एक कविता अक्सर मैं अभी कभी भी मैं एक कविता प्रेज़ेंट करने के लिए कहीं सम्मेलन गया नहीं था। तो जी। एक इसमें मुझे चांस आया जाने का, हुँ, तो हुँ, वहाँ हुँ। पर मैं गया, मेरे साथ में कुछ 3-4 सोल्जर्स को भी ले गया था मैं, कि जी, मेरे सोल्जर्स में भी काफ़ी प्रतिभावान सोल्जर्स हैं, आपने जी, देखा है। कविता जी, लिखते हैं, गाते हैं, और जी। उनको भी लगता है कि मेरी कविताएँ कहीं पढ़नी हुँ, हुँ। चाहिए, बतानी चाहिए। जी। तो जब मैं गया था, हुँ, तो वहाँ पे एक बहुत परेशानी मुझे झेलनी पड़ी। जैसे हुँ। ट्रैफ़िक में जाने के लिए, जी, और दूसरा पार्किंग के लिए इश्यू आया था, और जी। मेरे जवानों को तो मेरे से भी ज़्यादा परेशानी थी, डिसेबल्ड हुँ, सोल्जर्स थे। तो जी। एक मैं बोला, उस टाइम मेरे इसमें एक सवाल आया था, यह जो हुँ, एक्टिविटी है, तो हम हुँ। हमारे इंस्टीट्यूट में क्यों ना शुरू करें? जिससे इनका बहुत बहुत समय बचेगा, बहुत इनको एक प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा,
तो साथ में मैंने जी। ये सोचा कि अगर इसको सिर्फ इंस्टीट्यूट लेवल पे रखता हूँ, तो ये हुँ, तो हुँ। वो सुनेंगे, वो खुद ही हुँ। सुनेंगे, खुद पढ़ेंगे। तो जी। ऐसे लेट्स हैव इट ऑन अ ओपन स्केल, ओपन माइक फॉर ऑल। बिल्कुल सही। और हुँ। जिससे एक लर्निंग है बाय अदर्स। मेरी कविताएं कैसी है, रिस्पांस कैसा आ रहा है। जी, बिल्कुल। बहुत से आप जैसे उत्साही है जो सैनिकों को कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। जी, जी। तो मैंने इसी वजह से एक एक मंच की कल्पना करी। और जी। इसमें जो नव कवि है, हुँ। नए उभरते कलाकार हैं, जी। तो उनको भी मौका देना। बाहर के जो विद्यार्थी है, पूना यूनिवर्सिटी हमारे पास है और इस जी। एरिया में भी बहुत प्रतिभावान लोग हैं। तो जी। मैंने सोचा कि सब उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए। बहुत। तो एक इस कल्पना से हमने शुरू किया था। और पुस्तक विमोचन के साथ ही हमने ये इसका बैनर इनॉग्रेट किया था। और जी। अभी हमारा फर्स्ट शो हुआ और सेकंड शो अभी 12 दिसंबर को होने वाला है। बहुत अच्छा प्रतिसाद आया है। और जी। मैं तो इसके रिस्पांस को देख के इतना हुँ। प्रसन्न हुआ हूँ कि मुंबई तक के पोएट्स हुँ। यहाँ पर आए हैं, जी। मुंबई से आए हैं और इस बार भी आने वाले हैं। काफ़ी दूर-दूर जी, से लोग हाँ। आए हैं। और हुँ। यहाँ पे उनको भी बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है हमारे क्वीन मेरी टेक्निकल इंस्टीट्यूट के ऑडिटोरियम जी। में। और जी। इतना भव्य ऑडिटोरियम है, वहाँ पे मेरे सब सोल्जर्स हुँ। सुनते हैं। अपने जिन्होंने परिवार। लिखना शुरू नहीं किया, हाँ, वो लिखने लगे हैं एक एग्ज़ैक्टली दूसरे को देख के। सही। तो मेरा तो उद्देश्य था कि इनको सिखाना भी और सीखना भी है। तो जी, एक बहुत। बहुत अच्छा मुझे अनुभूति आई है यहाँ पे। और एक और मैंने इसमें किया कि हर कोई कवि नहीं होता, हर कोई लिख नहीं सकता। हाँ, कोई जी। बहुत अच्छा पढ़ता है, लिख नहीं हाँ, पाता। उसका यस। एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होता है। आप कितनी हुँ। सुंदर कविताएँ पढ़ते हैं। जब आपने हाँ, अभी मेरी कविता के लास्ट 3 अंतरा पढ़े तो मैं खुद रोमांचित हो उठा था। जी। मुझे खुद को मैंने महसूस किया वो तो एक वो भी कला है। मैंने हुँ। वो भी एक ओपन रखी आप अपनी कविताएँ पढ़ें, नहीं तो जी, दूसरों की कविता पढ़ें। सो आई हैव केप्ट दैट जी, ऑप्शन ओपन। जी। सेकंडली एक और है कि सोल्जर के पास अनुभव बहुत है, अपनी वीर गाथाएँ बहुत है। हाँ, बिल्कुल हमने सही। तो एक छोटा-सा हमने उसमें एक ये भी फैकल्टी रखी है कि जिसमें स्टोरी टेलिंग या हाँ। छोटा-सा एक कोई लघु कथा सुनाए या एक्ट करके बताए, राइट? हुँ। तो एक वो भी हमने एक फैसेट रखा है जिसमें कोई सोल्जर आके या कोई भी, ज़रूरी नहीं है वो सोल्जर ही हो, कि हुँ, अपनी हुँ, छोटी-सी स्टोरी सुनाए। हुँ। तो ताकि लोगों को पता चले। एम इज़ टू लर्न एंड गेट अपॉर्च्युनिटी, राइट? और सर, सीखने का कोई मर्यादा नहीं होती, सीखने का कोई समय जी। नहीं होता। बहुत ही अच्छे विचार हैं सर। और ये मैंने तो साक्षात देखा है। मैंने तो विटनेस किया है क्योंकि मैं खुद थी फर्स्ट इवेंट में। और सेकंड इवेंट की भी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि आगे जाके ये सक्षम जो है, वो हर किसी को सक्षम बनाए, ये जो प्लेटफ़ॉर्म है। और सर मैं फिर से आपकी कविताओं की तरफ आना चाहूँगी क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मेरी जितनी भी बार आपसे बात होता है, तो मैं आपकी कविताओं के बारे में ही ज़्यादा बात करती हूँ। शायद मुझे पता ही नहीं रहता है कि मैं अपने बारे में परिचय देने की बजाय मैं आपकी कविताएँ ही ज़्यादा पढ़ती हूँ। सर जब मैं ये आपकी बुक उठाई थोड़े दिनों पहले, तो मुझे गांधारी करके एक कविता बड़ी ही मतलब मेरे दिल तक पहुँची जिसमें आपने शुरुआत में लिखा है कि महाभारत में गांधारी का पात्र एक दृढ़ निश्चयी व्यक्तिमत्व के तौर पर पहचाना जाता है, जिसने अपने पति की पीड़ा महसूस करने के लिए आजीवन आँखों पर पट्टी बाँधकर अंधकार में जीवन गुजारने का संकल्प लिया। पर क्या वह निर्णय सही था? ये बहुत बड़ी बात आपने पूछी है, प्रश्न उठाया है कि क्या पत्नी धर्म के साथ उन पर माँ होने के नाते अपने बच्चों का तथा राजमाता होने के नाते प्रजा का राजधर्म निभाने का दायित्व नहीं था? ये जो प्रश्न एक कवि उठाता है, तो कहीं न कहीं पढ़ने वाला हिल जाता है। मैं काफ़ी दिनों तक फिर इस बात को सोचती रही और फिर जब आपने कविता लिखी है कि पति की पीड़ा को समझने उसने आँखों पर पट्टी बाँधी थी, पर शायद ऐसा न करती, तो वह अनहोनी टल जाती। आँखों पर पट्टी बाँधकर उसने पत्नी धर्म तो निभा लिया, पर शायद ऐसा न करती तो वह उसकी आँखें बन जाती।
आंखों पर पट्टी ना होती तो राजा की शक्ति बन जाती, शायद ऐसा वो करती तो खुद राजधर्म निभा पाती। अब मैं बाकी के पैराग्राफ्स हमारे जो पाठक हैं उन पर छोड़ती हूँ कि वो जल्द से जल्द ये किताब लें और ये बाकी की कविता पढ़ें, कि कहीं न कहीं एक-एक कविता जब मैं तो खुद नाट्य कलाकार हूँ सर, कविताएँ जो हैं हमारे जो नाटक हैं, कहानियाँ हैं, उनका बहुत बड़ा हिस्सा रही हैं। या तो मैं आपकी इजाज़त के साथ जब कभी भी नारी शक्ति पर मैं कोई नाटक करूँगी तो ये कविता ज़रूर उसमें शामिल करूँगी आपकी आज्ञा लेने के बाद। तो इस पर थोड़ा-सा रोशनी डालें सर, ये क्या सोच के आपने लिखा? और ये आप ही सोच सकते हैं, मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि एक कवि ही इतनी दूर तक सोच सकते हैं और हर तो पहलू सोच सकते हैं। या देखिए बहुत सिंपल लॉजिक है और जी, क्या है हमारी मनुष्य की ऐसी प्रवृत्ति है कि जब कोई विचार आता है तो हम सभी लोग उसी के बारे में उसी विचार में चलना शुरू कर देते हैं समथिंग लाइक यू नो जी, आपने कहीं जाने का रास्ता पूछा किसी को उसने बताया जी, इस रास्ते से जाइए तो हम बिना सोचे उस रास्ते पे जाते हैं वो उसमें ये भी हो सकता है कि शायद कोई अल्टरनेट ऑप्शन भी अवेलेबल होगा बट जी, आपने जिसको पूछा उसका जो जी। अनुभव था, उसने जिस रास्ते को देखा था, वो रास्ता बताएगा। लेकिन अगर हुँ, उसको अल्टरनेट ऑप्शन नहीं पता, तो आपको नहीं पता होगा। जी, तो ये कविता का मेरा यही था कि हमने बचपन से जो सुना है, पढ़ा है जी, त्याग और इसके बारे में, तो बोला ये मेरा मन में एक दिन ऐसा ही विचार आया, विचार तो हुँ, क्या है, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, पता नहीं। जी, तो ऐसे ही कि सोचा कि अगर यार अगर ये आँखों में पट्टी नहीं बाँधी तो क्या-क्या हो सकता था। शायद अपने बच्चों को भी वो अच्छे संस्कार दे जी, सकती थी। शायद मैंने इस कविता में ज़िक्र बिल्कुल किया सही, है, मेंशन किया है कि बिल्कुल शायद दुशासन सुशासन सही। बन हाँ, जाता हाँ, और दुर्योधन सुयोधन हाँ, बनता। बिल्कुल स तो तो ये जी, इस तरह के विचार मन है, मन में सब विचार आते हैं, हुँ, अच्छे, बुरे, कभी नॉटी भी ख़्याल भी आते हैं। मैं एकदम गंभीर कवि नहीं हूँ। कई बार मैंने हाँ, नहीं कविताएँ हाँ, लिखी हाँ, है। और बहुत आपकी कविताएँ या सुनी हैं हमने वो जो हास्य रस लिए हुए हैं, यस तो और उसके बारे में भी बहुत थोड़ा ज़िक्र करें। एक बहुत छोटी-छोटी विषय पे जैसे खाँसी के ऊपर कविता लिखी है, चप्पल के ऊपर कविता लिखी है। जी, जी, ये जी, सब क्या है जो अनुभव जो बचपन से मिले हैं और अपनी लाइफ में आज तक दिखे हैं और आगे जी, घटना घटती है, तो उसमें जब आप आई थिंक ये मन की अपनी प्रवृत्ति है जो आज का आया हुआ अनुभव वो तुरंत ही ऑटोमेटिक वो अपने प्रीवियस अनुभव के साथ उसकी तुलना हुँ, करता है और जी, ये तो नेचुरल इंटेलिजेंस है, आज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बहुत तेज हो गया, तो नेचुरल यस, इंटेलिजेंस तो इसका तो शक्ति जो है एनालिटिकल शक्ति ऑफ नेचुरल इंटेलिजेंस वो तो जी, एक्सप्रे ये नहीं कर सकते हम कल्पना नहीं कर सकते जी, राइट तो ये है हम आती है विचार अनुभव से आता है और जी, मैं ये बताना चाहूंगा जितने भी हमारे दर्शक है आज सुन रहे हैं हमारा पॉडकास्ट कि जी, एक पॉजिटिव एटीट्यूड हुँ, टुवर्ड्स रहे और यस, अपना हमने जो भी आज तक पाया है, कमाया है, जो भी हुँ, जो भी है जो बिकॉज़ जी, देखिए मैं एक बहुत साधारण परिवार से आया हूँ, यहाँ तक आया हूँ, तो मैंने जीवन का हर हर हुँ, दर्द, हर समस्या अनुभव की है, तो मैं इसको एक अथॉरिटी के साथ कर सकता हूँ कि सबके जीवन में ऐसे क्रम आते हैं। लेकिन उस जी, क्रम को हमने आप जिस स्टेज में हो, इवन जी, फेल्योर जी, फेल्योर भी मैंने देखा है लाइफ में, तो हुँ, उसमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में, जी, उसको कैसे हम एनालाइज़ करें और किस तरह से हम अपनी स्ट्रैटेजी कर सकते हैं आगे, तो आपको ज़रूर यशस्वी मिलेगा, चाहे वो लेखन हो, चाहे कुछ भी हो और मैं एक सिंपल बहुत बात बताना चाहता हूँ, मेरी कविता आप पढ़ते हैं, बहुत सादे शब्द होते हैं जो आम जनता को हुँ, यस, समझ में आते हैं। जैसे आपने ये कविता जो पढ़ी थी, उसमें हुँ, उस पढ़ते वक़्त हर एक को लगता है कि यस ये आँखें मेरी भी हो सकती है, ये हाथ मेरे भी बिल्कुल हो सही, सकते हैं। हुँ, तो ये ऐसे शब्द है, कोई शब्दों की ज़रूरत नहीं है, भगवान ने हमें इतना काबिल बनाया है कि हमारे जो बातें हैं, हमारे उसी में से कविताएँ निकलती है। जी, तो कठिन-कठिन शब्द यूज़ करना अगर हुँ, उसको समझ में नहीं आए, किसी को अगर मुझे मेरा ऐसा विचार है
कि हुँ, कविता हुँ। पढ़ते बगैर किसी को डिक्शनरी रेफर करनी पड़े, तो बिल्कुल सही सर, हाँ। ना तो उसमें ये भावना पहुँच पाएगी, हाँ। इंटरप्शन तो और मुझे लगता है कि शायद सबसे आसान शब्दों में कविता लिखना सबसे कठिन काम है। जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने और इसी बात पे मुझे याद आया कि मैं थोड़े समय के लिए ऑल इंडिया रेडियो में जब मेरी ट्रेनिंग हो रही थी, मतलब जॉब करने से पहले, तो वहाँ पे हमें यही कहा गया था कि जो पुराने गीत होते हैं, वो यस, आज भी हम गुनगुनाते हैं सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो यस, सरल शब्दों में है। जैसे सरल मेरा जूता है जापानी, ये यस, एक यस, छोटा बच्चा भी गाता है, आज भी गाता है। भले ही वो नहीं जानता है कि राज कपूर कौन है, पर ये गाना सबके ज़बान पे वैसे ही आपकी कविताएँ होती हैं सर और हमेशा से जैसे आपका बड़प्पन मैंने देखा है कि आप हमेशा से अपने आप को एक सादा और सरल इंसान बताते हैं, लेकिन आपके अवार्ड्स मेरे हाथ में हैं। मैं आपको बता दूँ कि ट्रेंड सेटर अवार्ड 2021 में रेडियो मिर्ची से मिला है आपको। रोटरी क्लब पुणे कैंप से बेस्ट वोकेशनल प्रोजेक्ट अवार्ड ले चुके हैं आप। सीएसआर फिलैंथ्रोपिस्ट अवार्ड भी आपको साइधम जो फाउंडेशन है उससे मिला हुआ है। श्री अन्ना भाऊ साठे और गोपाल बंधु दास अवार्ड मानवता एवं साहित्य में योगदान के लिए आप पुरस्कृत हुए हैं। श्री एनडी दीवान मेमोरियल अवार्ड भी आपको मिल चुका है। फिर राष्ट्र रत्न अवार्ड 2024 में सुनिया से शिखर फाउंडेशन से हुँ, आपको प्राप्त हुआ है। फिर समर्थ फाउंडेशन ने समर्थ गौरव अवार्ड से आपको सम्मानित किया है। गुरुजी तालीम अवार्ड गुरुजी तालीम फाउंडेशन पुणे से आपको सम्मानित किया गया है और देखा जाए तो सर इसकी लिस्ट बहुत है। अगर मैं ये पढ़ने लगी तो पूरा समय इसी में चला जाएगा और सर कहते हैं ना कि ये पहला और आखिरी नहीं है। आगे भी जो हमारा ये लाइव होगा उसमें आप को हम आमंत्रित करते रहेंगे ताकि आप आगे के जो आपके प्रोग्राम्स हैं वो हमें बताते रहें। और मुझे अच्छा क्या लगता है सर इस मीडिया का कि ये जो रिकॉर्ड होगा, जो आज नहीं देख पाए हैं, वो आगे शायद 2 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद इसे ज़रूर देखेंगे और यस, प्रोत्साहित होते रहेंगे। तो सर आगे आपसे मिलने का एक वादा लेते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम का समापन करना चाहूँगी और आपको फिर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ उस स्टेज के लिए जो आपने आज के कवियों को, आज के कहानीकारों को प्रदान किया है जिसका नाम है सक्षम। और मैं गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं भी उसका हिस्सा हूँ। ये बात अलग है कि मैं कभी-कभी फिज़िकली नहीं वहाँ प्रेज़ेंट रहूँगी लेकिन ऑनलाइन बेसिस पर सक्षम के जो कवि हैं, उन्हें मैं बुलाती रहूँगी इस पटल पर अपनी कविताएँ जो फिज़िकली नहीं आ पा रहे हैं वहाँ अटेंड करने और कई हैं सर मैंने देखा है कि रजिस्ट्रेशन जब होता है, तो कई मतलब वेटिंग में भी हैं। तो या जो वेटिंग में हैं या जो नहीं आ पा रहे हैं, वो ऑनलाइन आके अपनी कविताएँ आपके समक्ष ज़रूर प्रस्तुत करेंगे और ये लाइव आगे चलता रहेगा। इसका नाम हमने सक्षम ही दिया है। ये जो लाइव आज हुआ है, जिसकी शुरुआत आपने की है, तो सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद फिर से और सर आप लिखते रहें, आपकी कविताएँ घर-घर तक पहुँचे, हर इंसान तक पहुँचे, हर नागरिक तक पहुँचे, क्योंकि कहीं न कहीं ये हमारे दिल को छूती हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर आज आने के लिए। बहुत-बहुत थैंक यू सो धन्यवाद। मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हम यह सिलसिला जारी रखेंगे और जी, अपना साहित्य की ओर और समाज की ओर अपनी जो ड्यूटी है, वो हम निभाते रहेंगे। जय जी, हिंद, धन्यवाद। जय हिंद।